बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, पहले तारुफ करवा दूँ क्योंकि नैब का एक बड़ा अहम इशू है, वहाँ से हम शुरू करेंगे। फिर हम मरीम नवाज़ साहिबा ने जो DGISI फैज़ हमीद साहब जो आज तक थे, अब उनका ट्रांसफ़र हो गया है, उनके ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं और ये चांसेस कि उनको आर्मी चीफ बनाया जाए मुस्तकबिल में, उस पर बड़े तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। और साथ ही साथ वो ये कह रहे हैं कि जो पनामा में इमरान खान साहब ने किया, अब वो पेंडोरा में क्यों नहीं कर रहे। तो बात यह है कि उस वक्त वो अपोजिशन में थे, आज आप अपोजिशन में हैं, आप करके देख लें। ये सवाल भी आज उठाएंगे प्रोग्राम में। हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनमें राजा यासिर हमायूं साहब प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया। सैयदा शैला रज़ा साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं सिंध से, प्रोविंशियल मिनिस्टर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बहुत शुक्रिया आपका। हमें चौधरी निसार चीमा साहब ज्वाइन कर रहे हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक है, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। अब जो आप ही से बात शुरू करते हैं सर कि नैब ऑर्डिनेंस नया, उसकी जो सबसे बुनियादी चीज़ है कि नैब चेयरमैन को मुतनाज़ करार देते रहे बार बार पीपल्स पार्टी और PMLN के लोग, लेकिन इसके बावजूद उनको एक बात की तसल्ली थी कि कानून में उन्होंने ये शिक डाल रखी है कि नैब चेयरमैन की एक्सटेंशन नहीं हो सकती, नए चेयरमैन नैब को मुंतखब करना पड़ेगा, उसको लाना पड़ेगा, इंतखाब होगा उसका। लेकिन सर अब उसी को दोबारा एक्सटेंशन दे के आपने ना सिर्फ उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया, बल्कि एक कानूनी नुक्ता है जिसको लेकर वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकती है। क्यों करना पड़ा ये आपको, राय साहब? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि सबको ये पता है, अब मेरा ख्याल लोग बहुत हर वक्त TV देखते हैं, तो जिनको नहीं भी पता था उनको भी पता चल गया कि कॉन्स्टिट्यूशन एक चीज़ होती है, लॉ एक चीज़ होती है। लॉ सिंपल मेजॉरिटी से बनाए जाते हैं असेंबली में, सेनेट में, और पंजाब में सिंपल मेजॉरिटी से बनते हैं। तो जो ऑर्डिनेंस है वो अगर आप अप्रूव करा भी लें तो इवेंचुअली आपको असेंबली से वोट लेके उसको 3 माह के अंदर करवाना पड़ता है रेटिफाई। तो अगर नैब का जो ऑर्डिनेंस है उसमें हम कोई चेंज हम लाना चाहते हैं तो वो कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, उसको कोर्ट में कैसे लेके जा सकते हैं। ऑर्डिनेंस ज़ाहिर है बनाए जाते हैं और बनाए जाते रहे हैं जब गवर्नमेंट्स को ज़रूरत पड़ती है और असेंबली सेशन कोई ना हो रहा हो या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर अगर गवर्नमेंट समझे कि ऑर्डिनेंस के ज़रिए लाना है और फिर उसको रेक्टिफाई करा लेते हैं। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है, लीगल क्या बात है? वजह तो आप लोगों ने ये बताई है, कॉन्स्टिट्यूशनल वजह ये बताई है कि सर अगर आप कॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है आप अपोजिशन लीडर से मुशावरत करेंगे, उसमें आप कहते हैं कि वो मुल्ज़िम है, हम करेंगे ही नहीं। नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है कि नया लगाने के लिए आप मुशावरत करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा ही नहीं है कि आप एक्सटेंशन दे सकते हैं या नहीं, वो लॉ में लिखा नहीं, उसमें मना किया हुआ है कि आप नहीं दे सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में ये नहीं, अगर लॉ में लिखा है तो वो, हाँ लॉ में है तो लॉ तो चेंज हो रहा है ना। लॉ को तो चेंज जो भी गवर्नमेंट होती है वो सिंपल मेजॉरिटी से चेंज करती है आपने, और तरीका है अगर आप नहीं कर सकें तो वो नहीं होता फिर। तो इसको पहले कौमी असेंबली में लेके जाया जाता है, फिर अगर रेटिफाई करना हो आपने ऑर्डिनेंस को, और सेनेट में फिर मुश्तरका सेशन में किया जाता है। तो अभी इस वक्त जो सिचुएशन है, हमने 12 नून लीग से पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि आपने अपोजिशन लीडर किसी ऐसे शख्स को लगाना चाहिए जिस पे कोई केस ना हो। जो नैब में ऑलरेडी केस चल रहा है, उनका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, आपके बड़ी सिंपल सी बात है। केस तो उस्मान बुज़दार फेस कर रहे हैं, अभी तक जवाब नहीं दिया वो शराब वाला जो है लाइसेंस का। नहीं, वो वज़ीर आला पंजाब रह सकते हैं केस के साथ, तो वो केस के साथ अपोजिशन लीडर भी नहीं रह सकते। नहीं, अपोजिशन लीडर वो बिल्कुल रह सकते हैं, वो हैं। मैं जो बात कर रहा हूँ कि आपने जब नया चेयरमैन नैब लगाना है तो आपको ही उसने आपका ही केस आप पे ही चलाना है ना, तो आप डायरेक्टली उसमें पार्टी कैसे हो सकते हैं? असूलन तो उनको एज ए मैटर ऑफ फेयर प्ले खुद ही इसमें शामिल नहीं होना चाहिए था, किसी और को लगा देते अपनी पार्टी से। सर क्या आपके पास वो वज़रा नहीं बैठते कैबिनेट में जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, यानी वो भी तो मुल्ज़िमान है ना, इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर? नहीं, देखिए नैब का चेयरमैन नहीं कर रहे ना, या वज़रा और फैसलों के अंदर वही बैठते हैं, यानी फैसलों में भी बैठते हैं वो। नहीं, देखें वज़रा जो है ना तो वो नैब का चेयरमैन लगा रहे हैं, ना वो जज लगा रहे हैं जिसने उनको माफ़ करना है, ये उनका। सर आज देखिए, आज जो एक्सटेंशन वाला ऑर्डिनेंस की मंजूरी हुई है वो कैबिनेट से हुई है सर, तो कैबिनेट के अंदर वही वज़रा बैठे हुए हैं जिनके ऊपर नैब पे इल्ज़ामात हैं। नहीं, वो कैबिनेट का कितना परसेंटेज है? 2% है, 5% है, इससे ज़्यादा तो नहीं है ना, 2-4 ही होंगे ना पूरी 30-40 की कैबिनेट में से। तो व्हाट्स द बिग डील? असल बात ये तो कल भी ये बात हो रही है कि बड़ा चोर करे तो नहीं कोई माफ़ी, छोटा मोटा चोर है तो छोड़ देना चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं छोड़ देना चाहिए। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो अपोजिशन लीडर की बात आप कर रहे हैं ना, वो और लीडर ऑफ द हाउस ने मुल्ज़िम है, मुजरिम नहीं है अभी तक।
मुलजिम तो है ना। और ये उन्होंने- इमरान खान साहब और के अपने उसी अल्फाज नैब हैं ने- कि जब तक जुर्म साबित नहीं होता बंदा तब तक मुजरिम नहीं होता। नहीं, ये इमरान खान साहब ना भी कहें तो यही कानून बात भी यही बिल्कुल कहता है। ठीक है, जो मुलजिम ही है वो। लेकिन जिस नैब ने अच्छा, अगर उन्हीं की जुर्म तहकीकात साबित हो जाए ना, करनी है- अगर मुजरिम हो जाएं तो फिर तो सर हम भी सारे आपको कहेंगे कि एक मुजरिम को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो इस तरह की तैनातियों के अंदर फैसले करे। लेकिन सर मुलजिम का अभी तो इशू ये है ना कि जिस कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है नहीं, अभी। नैब ने खुद ही उन पे केस चलाना है, ये सिंपल सी लॉजिक है। नैब जिसका चेयरमैन आपने अपॉइंट करना है, उसी ने आप पे केस अच्छा, चला, तो वो आपका आपको केस सिर्फ चल रहा ओपिनियन है। दे सकते हैं, अपॉइंटमेंट तो प्राइम मिनिस्टर ने करनी है। तो आपको इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये जो अभी लगे हुए हैं, इनको नून लीग और पीपल्स पार्टी ने मिलकर ही लगाया था, क्या प्रॉब्लम है? शैलर साहब क्या इनको प्रॉब्लम extension मिल है जाए। बताएं। वो कह रहे हैं कि फिर क्या प्रॉब्लम है। नहीं, लगाया था चलने प्रॉब्लम में। तो हमें ये हो रही है कि पहली दफा इन्हें ऑपोजिशन के लोगों का कोई शख्स पसंद आ गया, वरना तो ऑपोजिशन इनके लिए जितनी बुरी है, कम से कम चेयरमैन नैब तो पसंद आ गया। इतना पसंद आया कि एक शख्स जिसके लिए इनके पास 3 साल थे, जिसका बड़ा वाज़े मौजूद है कि इसको एक्सटेंशन नहीं दी जा सकती, जिसके लिए बड़ा वाज़े सब कुछ है, इन्होंने कोई दूसरा ढूंढा ही नहीं, उसको सर से पैर तक ऐसा कर दिया कि बस वो ही वो। हालांकि बेचारे ने कहा भी कि 9 मिनट में गवर्नमेंट गिर सकती है, लेकिन उसको सर से पांव तक ये समझाया कि पहले 10 साल वाले, फिर बाकी दूसरे। अब उन्होंने 10 साल में ये तो किया कि फरियाल साहिबा को 10 साल की बातें बना के घसीटा। मुशर्रफ के साथ जब थी ना नाजमा, जब नहीं घसीटा उस वक्त की। तो चले शुक्र है ऑपोजिशन उस दौर की करप्शन नहीं पकड़ी, पसंद आई ना। अब दूसरी बात जो है वो ये है कि देखिए असल इश्यूज जो है ना पाकिस्तान के, वो ये हैं कि तिजारती खसारा 100% बढ़ गया। असल इश्यूज ये हैं कि गैस की कीमतें और बढ़ रही हैं। असल इश्यूज ये हैं कि बिजली की कीमत में ₹1.73 फी यूनिट इजाफा हो गया। असल इशू ये है कि महंगाई बहुत है। आप उनसे तवज्जो हटाने के लिए वो मसाइल जिनका सीधा सीधा हल मौजूद है, आइन रास्ता दिखा रहा है। आपकी डिक्टेटरशिप जहनियत ये कह रही है कि मैं लोगों को उलझा दूं, कभी मैं ईवीएम में डाल दूं, कभी मैं जो हूं एक्स पाकिस्तान वोटर्स में उलझाऊं, कभी जो है मैं नैब में उलझा दूं। तो ये मसला है कि असल में आपकी डिलीवरी साइड जो है ना वो नेगेटिव है, जीरो भी नहीं। आप वहां से लोगों की तवज्जो हटा रहे हैं। डॉक्टर्स हड़ताल पे हैं, ताजिर आपसे उलझे हुए हैं, अवाम आपसे बेहाल है। आपको पता नहीं क्या लगा हुआ है कि आपने जो है ना एक उलझन में डाल रखा है। शायद आपको सेलेक्टर्स ने ये पट्टी पढ़ाई है कि आगे भी आप ही हुक्मरान होंगे, आप पे कभी जो है ऑपोजिशन का वक्त नहीं आएगा जो आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आप नाम रखते थे कि नून लीग, वैसे शैलापा ये पट्टी पढ़ाने की तो जरूरत ही नहीं है। ये तो जो भी इख्तिदार की सीट पे आके के बैठता है उसको ये लगता है कि वो कभी भी नहीं जाएगा। कर सकते हैं। तो आप अदालतें बंद कर दें जो कह रही हैं कि आम ये जो नैब जो है ये आम ट्विस्टिंग के लिए इस्तेमाल होती है, जो सीधा रास्ता दिखा रही है कि जी जब तक शवाहिद ना मुकम्मल हो जाएं, रेफरेंस रेडी करने का वक्त ना आ जाए, आप गिरफ्तार नहीं कर सकते। लेकिन आपने गिरफ्तार किया हुआ है, 2.5 साल हो गए खुर्शीद शाह को। आपके लोग उनके उनके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। तो आप बंद कर देना सुप्रीम कोर्ट को, हाई कोर्ट को, सबको। सिर्फ सदर साहब जो हैं वो एहतसाब अदालतें लगाते रहे। और अब क्योंकि आपके वुजरा का सूबाई सतह पे और सब जगह नाम आ गया है, तो फिर आप वहां पे उनके लिए आसानियां रखें। नैब में ये भी हो सकता है कि सूबाई सतह पे यूं नहीं बुलाया जाएगा। हम भी जान रहे हैं आपके हथकंडे। आप डेली वेजर हैं, डेली वेजेस पे जो है ना वो मुल्क को चला रहे हैं कि आज क्या किया जाए कि लोग इस पे ना बात करें, आज क्या किया जाए कि इस पे ना बात करें। जो अपने मुल्क के जवानों पे ये कह के कि मैं यूथ का लीडर हूं केमिकल स्प्रे कर दे, मैं तो कहती हूं उस पर रात में स्प्रे कर दो। जी, अब मामला यह है कि नैब चेयरमैन तो हुकूमत ने वापस तौसीह दे दी है। अब आप कौन सा रास्ता इख्तियार करेंगे? अपोजिशन क्या करेगी ऐसा? अगर आपको ये पसंद नहीं है तो इसको रोकने के लिए आप क्या करेंगे? इमरान साहब, मेरी गुजारिश ये है कि ये बड़ा ही अहम इशू है। देखिए, एक तरफ तो हमारा मौक़िफ़ है
जो आप जानते हैं पिछले 3 सालों में जो इनकी कारकर्दगी उसकी बिना पर हम ये बिल्कुल कहने में अकबजारब रहे हैं कि इनका और हुकूमत का पीटी गवर्नमेंट का एक इस तरह का अलायंस रहा है जिसको हमने हमेशा अनहोली अलायंस कहा है, और उसकी जद में सिर्फ अपोजिशन की आदत आई है। इमरान खान साहब के दाएं बाएं जो लोग हैं, खा उनका ताल्लुक आटा माफिया से हो, चीनी माफिया से हो, मालम जब्बा केस से हो, बिलियन ट्री स्कैंडल से हो, BRT पेशावर से हो, सारे मासूम हैं, पवित्र हैं। बात यह है कि देखें, एक ये तो हमारा एक मौक़िफ़ है अपोजिशन का, इसको भी आप छोड़ दें कि एहतसाब के नाम पे जो बदतरीन इंतकामी कार्रवाइयों के रिकॉर्ड इन्होंने कायम किए हैं उसको एक तरफ रहने दें। खुद मुल्क की सबसे बड़ी अदालत, अदालत उज़्मा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जस्टिस जावेद इकबाल की सरबराही में जो एक परफॉर्मेंस है नैब की, उसके बारे में क्या ऑब्जर्वेशन दी हैं आप जानते हैं। ऑब्जर्वेशन ये है कि नैब का इदारा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल हो रहा है, नैब का इदारा पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, नैब के इदारे ने अपना इम्पार्शियलिटी का इमेज बुरी तरह मजरू कर दिया है। ये अल्फाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हैं, ये हमारे नहीं है। क्या इन ऑब्जर्वेशंस के बाद, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के बाद, कोई जवाब रह जाता है ये मौसूफ जो है इनका इस सौदे के साथ चिमटे रहने का? दूसरी बात यह है कि मैं उस तफसील में नहीं जाना चाहता किसी की ज़ातियात के बारे में, लेकिन उस वीडियो के आने के बाद क्या यह है कि कोई ज़रा भी अखलाकी जवाब कोई रहता है? देखें, बात यह है सर, वो तो फिर जुबैर साहब का भी नहीं है, ज़्यादा बेहतर जानते हैं, वो अभी भी तर्जुमान है, आपकी पार्टी ने उनको सपोर्ट किया है। नहीं, उसका भी कोई नहीं है। मैं ये कहता हूँ जिसके भी इंटेंसिटी में बड़ा फर्क है, जो जुबैर साहब की वीडियो और चेयरमैन की वीडियो की इंटेंसिटी में बड़ा फर्क है। मेरी गुजारिश सुन ले, वल्गैरिटी में भी सर, मैं गुजारिश सुन ले, मैं ये कह नहीं, बिल्कुल सही है। मैं ये कहता हूँ कि जो भी गैर अखलाकी हरकतों में मुलव्वस पाया जाए, जिसका खा किसी की जमात से ताल्लुक हो, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और ये नहीं कहना चाहिए कि जी उनका ज़ाती फेल है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि मगरबी माशरा जो है बड़ा एक आज़ाद ख्याल माशरा है, वहाँ पे ये है कि अखलाकियात के मेयार वो नहीं है जो इस्लाम ने दिए हैं। लेकिन वहाँ भी आप जानते हैं कि जब क्लिंटन का वो मोनिका के साथ एक स्कैंडल आया है तो किसी ने नहीं कहा कि उसका ज़ाती फेल है, सब ने ये जिस तरह कौम ने उसका एहतसाब किया। वजह क्या है कि जो कौमी जिम्मेदारियों पे जिनको मामूर किया जाता है उनको ज़ाती ज़िंदगी में भी मादर पिदर आज़ादी नहीं दी जाती, मगरबी माशरे में भी। तो बात यह है कि ये मौसूफ जो हैं इनका कोई जवाब नहीं रह जाता कि ये इनको एक्सटेंशन दी जाए या इस ओहदे के साथ चिमटे रहें। दूसरी बात जो है ये कहा जाता है, जिस तरह आप ये हमारे दोस्त फरमा रहे थे कि शहबाज शरीफ के खिलाफ केसेज हैं। गुजारिश ये है, जिस तरह आपने खुद भी फरमाया कि क्या कोई इल्ज़ाम लगाने से कोई मुजरम हो जाता है? एक लीगल प्रिंसिपल है, एस्टेब्लिश लीगल प्रिंसिपल है, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है कि वन इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। सिर्फ इल्ज़ाम लगाने से मुजरम नहीं होता। और अगर यह है कि अगर इल्ज़ाम की बात हो, देखें मियाँ शहबाज शरीफ के बारे में आज तक किसी कोर्ट ऑफ लॉ ने नहीं कहा, किसी करप्शन के मामले में उनको गिल्टी होल्ड नहीं किया। जहाँ तक इल्ज़ामात की बात है तो इल्ज़ाम तो वज़ीर आज़म के ऊपर भी हैं, जिस तरह आपने कहा कि वज़ीर आला पंजाब के ऊपर भी है, वज़ीर आला KP के ऊपर भी है, कई जो मिनिस्टर्स हैं फेडरल कैबिनेट के मेंबर उनके ऊपर भी हैं। क्या ये है कि वज़ीर आज़म के ऊपर जो इल्ज़ाम है फॉरेन फंडिंग केस का, जिसमें वो डिसक्वालीफाई हो सकते हैं, क्या इस बिना पे अपोजिशन ये कह सकती है कि हमने इनसे मुज़ाकरात नहीं करने क्योंकि इनके ऊपर ये मुजरम नहीं है? जब तक कोई इल्ज़ाम साबित नहीं होता वो मुजरम नहीं है, वो मुल्ज़म है। और मुल्ज़म तो ये देखे कल को अदालत क्या फैसला करती है ये मैं जानता हूँ ना आप जानते हैं। ये कोई जवाब नहीं है, ये तो गुजरे गुनाह बदतर गुनाह वाली बात है। देखें राजा साहब, बात ये है कि अगर आपने चेयरमैन नैब को इस बुनियाद पे शहबाज शरीफ को आपने नई बात करने दी कि वो मुल्ज़िम है, सर यहाँ तो मुल्ज़िम के पास ये भी इख्तियार है कि वो जज पे एतराज़ कर सकता है कि जनाब आप नहीं मेरा केस सुन सकते, मुझे प्रॉब्लम है आपसे। तो यहाँ तक मुल्ज़िमान के इख्तियारात होते हैं, इसके बावजूद सर आप उसको ये यानी देखिए हम तो सिंपल सी बात कर रहे हैं ना, मुल्ज़िम को कहीं पे भी ये इख्तियार नहीं होता कि वो जज लगा दे। हाँ। तो ये हमारा सिर्फ ये पॉइंट है, ये नहीं होता कि जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन होता है कि ये जज ठीक नहीं है, ये वो कह सकता है। हाँ, ये तो कह सकता है लेकिन जज लगाता नहीं है ना, दुनिया में कहीं ऐसे नहीं होता, एक सिंपल सी बात है। तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब यकीनन मुजरिम नहीं है, इसमें कोई शक नहीं, और जब तक वो गिल्टी साबित नहीं होते तब तक मुजरिम नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। कितने लोग मुल्ज़िम हैं आपकी अपनी पार्टी में, आपकी अपनी, लेकिन वो जज वो पॉइंट नहीं ना कर रहे अपने जज, आप पॉइंट समझने की कोशिश करें, इस पर जितनी मर्जी आप बहस कर लें, लेकिन जो आप मुख्तलिफ लोगों के नाम ले रहे हैं इंक्लूडिंग सर एक मिनट, आपकी अहम तरीन मीटिंग जो थी ज़राअत के हवाले से और पॉलिसीज़ के हवाले से, पंजाब में फूड के हवाले से ख़ास तौर पे, वो जहांगीर खान तरीन साहब उनको हेड करते थे। एक मीटिंग में जब उसके बाद ब्रीफिंग हुई तो मुझे बुलाया तो मैंने वहाँ एतराज़ उठा दिया,
मैंने ये कहा जी तरीन साहब यहाँ बैठे हुए क्या कर रहे हैं, ये तो ना आया ना सुप्रीम कोर्ट से, वो सारी पीटीआई मेरे खिलाफ हो गई वहाँ पे, आप ये क्या बात कर रहे हैं। और मैंने कहा भाई बंदा आपने बीच में वो बिठाया हुआ है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सादिक और अमीन नहीं है, इसको निकाला हुआ और आपने यहाँ बिठा के आप उनसे अब ये काम ले रहे हैं। मैंने ये एतराज़ किया था वहाँ पे, लेकिन एतराज़ करने की वजह ये थी कि आप उनको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, और बाद में साबित हुआ चीनी स्कैंडल में वो शामिल, बाद में साबित हुआ कि डिफरेंट स्कैंडल्स के अंदर उनकी कहीं ना कहीं मुदाखलत थी। तो मुझे सर आप ये बताएं कि आप करें तो ठीक है, कोई और करे तो उसको करने नहीं देना, ये तो डुअल पॉलिसी है ना सर आपकी। नहीं, हाँ ये बात ठीक है कि मेरा ख्याल है कि उनको नहीं होना चाहिए था। जब एक दफ़ा वो सुप्रीम कोर्ट से फैसला हो गया था तो एक गलती थी जो हुई, और मैं उस पर मेरी आदत नहीं है कि गलत को ठीक कहने की कोशिश करूं, लेकिन ये अगर हमने एक चीज़ गलत कर दी तो उसका ये मतलब तो नहीं कि अब हर जगह भी ये ठीक हो गई। ठीक है, तरीन साहब की आपने बात की, वो कोई वजीर तो नहीं लगे थे, सिर्फ एक मीटिंग में ही बैठे हुए थे ना, उनको कोई राइट तो नहीं था। आप ये बात कर रहे हैं कि क्योंकि वो चेयर करते थे, बार-बार चेयर कर रहे थे, इसलिए शहबाज शरीफ साहब भी जज लगा लेना चाहिए उनको, या नैब का चेयरमैन लगाने में उनको, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। टू रॉन्ग डोंट मेक अ राइट। अब मुझे ये बताएं कि आपके डीजीआईएसआई जो अभी गए हैं, बल्कि वो तो आपके तो मोहल्लेदार हैं उधर चकवाल के, फैज़ हमीद साहब। जी जी, मुझे ये बताएं कि फैज़ हमीद साहब के बारे में मरियम नवाज साहिबा की राय ये क्यों बनती गई इतनी सख्त राय, और इस मौका पर जब उनको इस ओहदे से हटाकर दूसरा ओहदा दिया गया है और मुमकिना तौर पे उसके पीछे ये लगता है कि वो क्वालिफाई कर जाएंगे आर्मी चीफ बनने के लिए, बनते नहीं बनते वो एक अलग बात है, लेकिन क्वालिफाई कर जाएंगे आर्मी चीफ बनने के लिए, तो उस पर ऐसे सख्त इल्ज़ामात और सख्त किस्म के रिमार्क्स, बड़े सख्त अल्फाज उन्होंने इस्तेमाल किए, तो ये वजह क्या समझ आती है आपको? इसमें तो आपके तकरीबन हर दूसरे प्रोग्राम में इस पर डिस्कशन होती है कि मरियम नवाज साहिबा का और उनके वालिद साहब का एक अलग एजेंडा है, वो किसी के लिए किसी के एजेंडा पे काम कर रहे हैं, वेस्ट के एजेंडे पे, और उनको सूट नहीं करते कोई भी स्ट्रॉन्ग DGISI जनरल फैज़ की जो परफॉर्मेंस है वो किसी ढकी छुपी नहीं है, और इंटरनेशनल फोरम्स पे हर जगह जहाँ पे पाकिस्तान ISI की इन इटसेल्फ, और ज़ाहिर ISI का जो हेड होगा वो तो सबकी तवज्जो का मरकज़। आप हिंदुस्तानी चैनल उठा के देखें, सबसे ज़्यादा तो जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ वो तकरीरें कर रहे होते हैं। तो जब आपका दुश्मन मुल्क आपके किसी शख्सियत को नापसंद करे तो मेरा ख्याल है ये क्रेडिट की बात होती है। अफसोस की बात सिर्फ ये है कि मरियम नवाज साहिबा भी वही बयानिया उनका है जो जी चैनल का या इंडिया के चैनल्स का बयानिया है। तो ये बात एक अफसोसनाक है कि एक पार्टी की टॉप लीडरशिप जो आपकी कौमी पार्टी है वो इस तरह की गुफ्तगू करे। उनको इख्तलाफ अगर हो भी अपने किसी मुल्की इदारे के हेड से तो उनको मेरे ख्याल है चुप रहना चाहिए या किसी ऐसे फोरम पे बात करनी चाहिए जो पब्लिक ना हो, मैं ये समझता हूँ। और हो सकता है उनको किसी DGISI की उनको पर्सनल प्रॉब्लम्स हो, वो उनका इज़हार जो है उनको बहुत सारे मौके मिलते हैं जहाँ पे आर्मी की लीडरशिप से उनकी बात होती है, वहाँ पे कर सकती हैं। ये टीवी पे आके अपने एक कौमी इदारे के हेड के बारे में बात करना नहीं, वहाँ तो बहुत तारीफ की, शहबाज शरीफ साहब तो खड़े हो गए बोतल लेके आर्मी चीफ के सामने, और उन्होंने काफ़ी देर, यानी पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं दोस्त जो वहाँ मौजूद थे कि हम बोर हो गए, शहबाज शरीफ साहब ने इतनी लंबी तारीफ की आर्मी चीफ की और मिलिट्री की, जिनके बारे में नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की और उन्होंने अपने हलफ के साथ जो है वो उसकी बेहुरमती की। शहबाज शरीफ साहब ने उनकी बहुत तारीफें की थी उस दिन। मैं एक ब्रेक ले लूं, मैं एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। सवाल ये उठाएंगे कि अगर आर्मी चीफ के बारे में बहुत सारी बुराइयां करने के बाद उनको एक्सटेंशन में PMLN सबसे आगे और बड़ी फख्र के साथ उन्होंने ये काम किया, ये क्या चक्कर क्या है? क्या NRO मांगते हैं, क्या मांगते क्या है? ऐसा क्या है जो इस DGISI और इस आर्मी चीफ से PMLN इतनी बिगड़ गई है, और इस लेवल तक आने की रीजन क्या है? उसके अंदर जाएंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नादरीन। शैलापा देखें, अब मरियम नवाज साहबा कह रही है मेरा सारा केस अब जनरल फैज़ हमीद साहब ने खराब किया था, हालांकि उस वक्त वो DGISI नहीं थे, जबकि कैलिबरी फॉन्ट वो इजाद जो है वो बाद में हुआ और पहले मरियम नवाज साहबा ने लगा दिया। अब वो DGISI ने थोड़ी दिया था उनको, ना ही उनको ये बयान देने के लिए उन्होंने कहा था कि मेरी पाकिस्तान तो बरतानिया तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है, ना ही कतरी खत का आइडिया जो है वो DGISI ने दिया था। अपना केस अदालत में, अपना डिफेंस तो PMLN ने खुद बार बार खराब किया है, अपने केस का बेड़ा गर्क खुद किया है। चाहे एतजाज साहब से पूछें, उस दौर में जरदारी साहब हमें बताया करते थे मीडिया को कि ये PMLN झूठ बोल रही है हर जगह के ऊपर, ये अदालत को गुमराह कर रहे हैं, ये झूठे सबूत पेश कर रहे हैं हमेशा की तरह। तो सर अपना बेड़ा गर्क तो खुद किया था गलत चीजें पेश कर करके, अब वो जनरल फैज़ के खाते कैसे डाल सकते हैं मैडम? अच्छा देखिए, बात यह है कि जो शख्स किसी के लिए बात करता है
तो वो जिम्मेदार हैं कि फिर इसको साबित करें। अब वो ये बात कर रही हैं तो मैं इस वक्त ये नहीं कह सकती कि वो सही बात कर रही हैं, गलत बात कर रही हैं। उनको चाहिए कि जहाँ पर उनको अपनी बात का सबूत देना है वहाँ पर वो सबूत देकर बात करें। और मैं कैसे कह सकती हूँ कि ये बात सही है या नहीं, लेकिन मैं जो पहले वाली बात है उसमें मैं एक बात ज़रूर कहूँगी। मेरे भाई यहाँ पे बैठे हुए हैं, सूबाई वज़ीर राजा यासिर। देखें, एक मिसाल तो आपने दी कि जहांगीर तरीन साहब बैठे हुआ करते थे और आपको एतराज़ हुआ, तो क्या हमने नहीं देखा कि दवाओं के स्कैंडल में आमिर कियानी कहाँ चले गए, खुसरो बख्तियार वगैरह पे आटी चीनी का स्कैंडल आया तो वो कहाँ चले गए। और मुझे ये दूसरी मिनिस्ट्री दे दी। फिर मुझे इन्हें ये भी बताना चाहिए कि आज़म सवाती साहब जिनसे आपको CDA की अराजी जो है वागुजार करानी थी, क्या वो वागुजार करा के उनको मिनिस्ट्री दी है? फिर किधर वागुजार, वो तो फेंटी लगा दी थी उन्होंने बेचारे वो पश्तून फैमिली को। मलिक गुलाम सरवर जो हैं उनके दोनों, एक बेटा और एक भतीजा दोनों एमएनए हैं। नवा सिटी में रिंग रोड पे उनका नाम आया हुआ है। आपने क्या किया? आप कुछ भी नहीं। साद रफीक के ज़माने में कहते थे चौथा ये क्या कहते हैं एक्सीडेंट है तो साद रफीक को हटाएं ताकि इसके खिलाफ इंक्वायरी हो। आपके बंदे ने 100 से तकरीबन रेल के एक्सीडेंट हुए, आपने उसे वजीर दाखिला बना दिया, क्या इंक्वायरी हुई? और झूठी रिपोर्ट आई कि चूल्हे फटने से जो है वो रेल के डब्बों में आग लगी। तो आप कैसे अपने साथ इन सबको बिठा रहे हैं? उन पे तो कुछ साबित नहीं हुआ। वो तो रोजाना केसेस फेस कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब, आपका तो पार्टी फंडिंग केस रुका हुआ है, आप उन्हें नैब ज़दा कह रहे हो। आप भी तो इलेक्शन कमीशन ज़दा हो। आप तो उल्टा काम कर रहे हो कि इलेक्शन कमीशन के जो चेयरमैन हैं उनके खिलाफ आप जबान अपने वजीरों से चलवा रहे हैं। तो मुझे ये बता दें कि आप चाहते क्या हैं? अदालतों में ऑपोजिशन के केस चल रहे थे, आप टीवी पर आए, ऐसे उंगली खड़ी की और कहा कि मैं अपने अंदर सारी एजेंसीज को लेकर 12 एजेंसीज वो जो हैं वो तहकीकात करेंगी। आप डाकू चोर कहते रहे, कहलवाते रहे, अदालतों से अभी तक कुछ नहीं हुआ। आपको उन एजेंसीज ने रिपोर्ट आपके सामने पटक दी कि जी ये कुछ ऐसा नहीं हुआ। आप लेकिन आज भी डाकू चोर कह रहे हैं। अब आप फिर कौन सी आईनी हैसियत के हिसाब से आप कमीशन बना रहे हैं पिंडोरा लीक्स में? मुझे वो हैसियत तो बता दें, क्या पिलाया है आपको? और आपने जो है सेलेक्टर्स को कि आप करे जा रहे हैं वो करवाए जा रहे हैं, आप करे जा रहे हैं वो करवाए जा रहे हैं। क्या क्या बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को? एक मिनट शैलापा, एक मिनट शैलापा, आप कह रही हैं कि सेलेक्टर को क्या खिलवाया कि वो आपको रोक नहीं रहे और करवाए जा रहे हैं? उनकी क्या जरूरत है या उनकी जुरिस्डिक्शन है कि वो इनको रोकें? आप अपोजिशन है, आप पॉलिटिकल लोग हैं, उनका अपना आईनी किरदार है। एक तरफ आप कहते हैं फौज किरदार ना अदा करे, जब वो अपने आप को बाहर रखती है, न्यूट्रल करती है, तो आप फौज के गले पड़ते हैं कि इनको क्यों नहीं रोकते। भाई फौज क्यों रोके? उनका क्या किरदार है इनको रोकने का? ये तो आपने रोकना है। पहली बात तो ये है कि ऑपोजिशन जो है अपना आईनी किरदार अदा कर रही है। ऑपोजिशन का वो काम नहीं है जो इन्होंने किया था कि पार्लियामेंट पे लानत भेजी थी और चढ़ाइयाँ कर दी थी, लश्कर कशी कर दी थी। ऑपोजिशन अगर ये नहीं कर रही कि वो इकट्ठी होकर सिर्फ हुकूमत गिरा दे, तो मैं नहीं समझती कि ऑपोजिशन का काम ये होना चाहिए। ऑपोजिशन इन्हें बिल्कुल हर चीज़ पे रोक रही है और असेंबली में आ रही है। तो असेंबली का सेशन नहीं चलाया जा रहा है, 6 दिन हुए ये नहीं चला सके। इनके पास सादा अक्सरियत है, ये भी ऑर्डिनेंस लाए इस वक्त। और रही बात, देखिए ये बात अब पूरी दुनिया में कही जाती है कि ये कठपुतली है। मैं नहीं कह रही, अफगानिस्तान से भी आवाज़ आ रही है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ जिनके हाथ में कठपुतली की डोर है कि भाई पाकिस्तान को कहाँ पहुँचाना चाह रहे हैं? नहीं, अब मैं एक मिनट ना, आप तो कहते हैं कि फौज गैर सियासी हो जाए, मैंने पूछ लिया ना, और ना करें। अब आप उन्हें कह रहे हैं कि तुम इसको कंट्रोल करो सही तरह। आप मेरे भाइयों, मैं किसी से नहीं कह रही सियासी की तरफ करो। चले, मैं कह रही हूँ कि ये कह रही हूँ ये जो गार्बेज पाकिस्तान पे रखा है इसे हटाएं भी आप। अच्छा, मैं एक मिनट, चौधरी निसार चीमा साहब एक बड़ी अच्छी बात की शैलापा ने। उन्होंने कहा जी कि अगर बाद एक सीनियर फौजी के ऊपर इल्ज़ामात लगा रही हैं तो उनको ये साबित करने चाहिए, और वो इसको अपनी दस्तावेज़ का हिस्सा भी उन्होंने बनाया अदालत के अंदर। क्या सीरियसली PMLN ये बतौर पार्टी चाहती है
कि पाकिस्तान के अहम ओहदों पर बैठे हुए लोगों को मुतनाज़ कर दिया जाए? यानी ये तो आप सर्व कर रहे हैं उन लोगों को जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं, और जो इल्ज़ामात आपने लगाए अगर आप साबित ना कर पाए तो आप कितना दुश्मन को सर्व कर चुके होंगे इन इल्ज़ामात लगाने से? डू यू हैव एन आइडिया? इमरान साहब, पहले तो मैं ये गुजारिश करूं कि ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारे भाई पीटीआई के जो तर्जुमान हैं यासिर साहब, वो भी ये बात कर रहे थे कि ये जो एजेंडा ही इनका कुछ और है, हिंदुस्तान का जो एजेंडा है, हिंदुस्तान का जो बयानी है वही इनका बयानी है। देखिए, मेरी गुजारिश ये है कि ये कल्चर यहाँ पे ख़त्म होना चाहिए, जिससे आपको इख्तलाफ हो उस पर मुल्क दुश्मनी का इल्ज़ाम, उसको हिंदुस्तान का एजेंट, ये बड़ा अफसोसनाक है। देखें, गुजारिश ये है कि ये देखें सिर्फ हमारे मुआशरे की बात नहीं, मगरबी मुआशरों में भी, बल्कि शुरू में आपको यकीनन याद है, इंसानी तारीख़ इस बात की गवाह है कि ताकत के दरमियान और अवाम की राय के दरमियान एक कशमकश बड़ी मुद्दत से, सदियों से जारी है। कई मुआशरे जो हैं वहाँ पे ये कई दहाइयों तक चली, कई मुआशरों में, कई कौमों में सदियों तक चली, लेकिन बिल आखिर मुहज़्ज़ब मुआशरे जो हैं इस नतीजे पे पहुँचे कि बिल आखिर अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए और ताकत को भी आखिर ये कोई कवायद व ज़वाबत के तहत लाना चाहिए। बात यह है कि देखें, कई बार मैं ये गुजारिश करता हूँ कि इस मुल्क में पार्लियामेंट के अलावा दो इदारे ऐसे हैं जो हमारे बड़े मुक़द्दस व मोहतरम इदारे हैं, अदलिया और फ़ौज। लेकिन फ़र्क ये है कि पार्लियामेंट और अदलिया जो है मुक़द्दस और मोहतरम इदारे हैं। फ़ौज के बारे में हमेशा मैं ये कहता हूँ कि सिर्फ मुक़द्दस और मोहतरम नहीं, कौम का महबूब इदारा भी है, कौम इससे मोहब्बत करती है और वाकई मोहब्बत करती है। लेकिन इमरान साहब, इस मोहब्बत का तकाजा ये है कि हमारा ये कौमी और महबूब इदारा जो है, इसकी गैर जानबदारी पर कभी हर्फ ना आए, इसकी गैर जानबदारी को हर कीमत पर बरकरार रखा जाए। जो शख्स भी, जो फ़र्द भी, कोई भी ये है कि इसकी गैर जानबदारी को कंट्रोवर्शियल बनाता है, वो ये है कि वो खा उसका ताल्लुक उस इदारे से हो या बाहर से हो, उसको जानबदार करार दे दिया, वो मुल्की मफाद में नहीं है। देखिए, गुजारिश ये है आपने इसको जानबदार करार दे दिया ना, अब ये आपको साबित करना पड़ेगा। यानी आपने जानबदार करार दे दिया है ना। इदारे की बात देखें, इदारे की बात नहीं है। इदारे, इमरान साहब मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी बात सुन ले। वैसे तो बेशुमार चीज़ें इस पर कही जा सकती हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा ख़ास तौर पे इस केस के मामले में जो मोहतरमा मरियम नवाज़ साहबा लेके गई हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इसके बारे में ये कहूँगा कि उन्होंने बेस बनाई है एक उस वक्त के जो जज थे हाई कोर्ट के, जस्टिस शौकत अली सिद्दीकी, उनके बयान को उन्होंने ये इल्ज़ाम लगाया और पब्लिकली इल्ज़ाम लगाया। अब यह है कि हाई कोर्ट में ये केस है, अब यह है कि हाई कोर्ट उनको भी बुला ले और ये कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम है उनको भी बुला ले। बात यह है, हम ये चाहते हैं कि हमारे कौमी और महबूब इदारे जो हैं वो बिल्कुल गैर जानबदार रहे और किसी के साथ ब्रैकेट ना हो। इसी में कौम का और मुल्क का मफाद है, इसी में मुल्क और कौम की फलाह है। सर, लेकिन जब वो IGI बनाते हैं तो फिर गैर जानबदार होते हैं, जब वो मेमो स्कैंडल में आपको मदद के लिए बुलाते हैं तो गैर जानबदार होते हैं। गलत है, वो जब वो आपको डील दे के बाहर निकालते हैं तो गैर जानबदार होते हैं। जब आप उनसे बैठ के डीलें करते हैं तो गैर जानबदार होते हैं। जब वो काफ लीग के अंदर आपको फॉरवर्ड ब्लॉक बना के देते हैं तो तब वो गैर जानबदार होते हैं। जब 1997 में वो आपको 2/3 अक्सरियत दिलाते हैं तो गैर जानबदार होते हैं। जब यहां पंजाब के अंदर आपको 2/3 अक्सरियत दिलाने के लिए 2013 में एक हसास इदारे का ऑफिसर काम करता है और उसको बाद में नवाजा भी जाता है, तो क्या तब वो गैर जानबदार होते हैं? ये सिर्फ गैर जानबदार तब नहीं होते जब ये आपके अलावा किसी और के साथ ताल्लुक रखते हैं। यानी अब मेरे जवाब भी सुन लेना इमरान साहब, अब आपने ये सारे इल्ज़ाम लगाए, जवाब भी सुन लें। नहीं, इल्ज़ाम नहीं, आपके सारे जो इल्ज़ामात हैं मैं इनको सही समझता हूँ, आप ये नहीं सुन ले, नहीं हकायक हैं। इसका मतलब ये है कि ये हमारा कौमी इदारा गैर जानबदार नहीं रहा, इसका मतलब नहीं है ना। आप यही साबित कर रहे हैं। आप दोबारा ये चाहते हैं कि वो आपके लिए का बायस बनते हैं, ठीक है ना? आप क्या आप दोबारा ये नहीं चाहते कि वो सर एक सेकंड देखें इमरान साहब, तस्वीर का एक रुख और है ना सर। इदारे वाले क्या कहते हैं? इदारे वालों से आप ऑफ द रिकॉर्ड बात करें, दोस्तों से, हर किसी के हर जगह दोस्त होते हैं, आपके भी होंगे। वो ये कहते हैं कि हम अपने आप को इस गंद से बाहर रखना चाहते हैं। नून लीग कहती है कि हमारे लिए वही खिदमात अदा करें, हमें वही रास्ता बनाकर दें, हमें फिर इक्तदार में लेकर आए। हम ये कहते हैं कि हम अब ये नहीं करना चाहते। ये नाराजगी है इमरान साहब। नहीं ना, ये लेकिन जितनी इदारों ने आपकी खिदमत की है ना, उनका कुछ तर्जुमान ये कहता है कि हम ये कहते हैं कि हमें नहीं सर, तर्जुमान तो कभी नहीं कहेगा। मेरी बात अब सुन लेना सर।
आपने देखिए सारे इल्ज़ाम लगा दिया, मुझे जवाब तो देने देना। जी भाई जी। गुजारिश ये है कि जो आपने जितने इल्ज़ाम लगाए कि फलां सन में इस इदारे ने ये किया, फलां में ये किया, वो सारे सही है। मतलब ये है कि ये इदारा गैर जानबदार तो नहीं था ना। बिल्कुल अब ये है कि ना हम ये कहते हैं कि हमें लाने का बायस बने या हमें लाए, हम सिर्फ ये कहते हैं कि उस आईनी हदूद तक रहे जो जिसका तयन पाकिस्तान के आइन ने कर रखा है। आइंदा के लिए गलतियों से हम सबक सीखे, हमसे भी गलतियाँ हुई हैं और ये फौज से भी गलती हुई, अदलिया से भी गलती हुई हैं। हल ये है, वे फॉरवर्ड ये है कि सब अपनी गलतियों का एतराफ़ करें और आइंदा के लिए सिर्फ वो किरदार अदा करे जिसका तयन पाकिस्तान ने के आइन ने कर रखा है। सर लेकिन मामला ये है ना, मामला ये है कि जब ये इदारा आपको सर्व करता रहा है तब आप ये कहते रहे हैं कि ये कानून की हुक्मरानी है, बिल्कुल ठीक काम वो कर रहे गलत हैं। था और आइंदा आप कहते हैं कि किसी को सर्व ना करे। और माजी में जब भी कभी इसने आपको सर्व नहीं किया, आपने यही कहा कि आइन और कानून की हदूद में आ जाओ। आपने कभी ये नहीं कहा कि माजी में आप गलत करते रहे, इदारे गलत, कभी आप मुकरे ही नहीं। यानी आईजीआई के मामले के ऊपर आप लोगों ने पैसा ले लिया, आप लोगों ने 2 नंबरी कर ली इनके साथ मिलके, आप लोग इक्तदार में आ गए बेनजीर भुट्टो साहब को हटा के। उसके बाद जब आपकी लड़ाई होती है तो आप कहते हैं आइन और कानून। जब ये इदारा आपके खिलाफ जब हुआ या जब न्यूट्रल हुआ, आपने इसको कहा आइन और कानून। सर एक्चुअली ये परसेप्शन बन रही है कि पीएमएलएन ये चाहती है कि ये इदारा पीएमएलएन के लिए वही खिदमात सर अंजाम देता रहे हमेशा जो पहले देता रहा है बेनजीर के खिलाफ और बाकी लोगों के खिलाफ जो खिदमात इस इदारे ने दी हैं। अगर वही करता रहे तो ये इदारा बिल्कुल ठीक है, अगर वो ना करे तो हम इसको दीवार के साथ लगाएंगे ताकि ये वो खिदमात देने पर मजबूर हो जाए। मुझे जवाब का मौका दें सर। देखिए इमरान साहब, गुजारिश है, मैं फिर ये कहता हूं कि माजी में हमसे भी गलतियां हुई हैं, अदलिया से भी गलतियां हुई हैं, फौज से भी गलतियां हुई हैं। हल ये है और मुल्की मफाद में ये है कि तमाम अफराद, तमाम इदारे, तमाम सियासी जमातें वो किरदार अदा करें जिसका तयन पाकिस्तान के आइन ने कर रखा है। हम किसी से गैर आइनी किरदार की ना तवक्को करते हैं, ना हमारी ख्वाहिश है। पिछली गलतियों से हमने भी सबक सीखा है, क्यों ना सर बाकी लोग भी, बाकी इदारे भी, क्यों ना सर आपको आपकी गलतियों पे माफ कर दिया जाए और क्यों ना आप भी बाकियों की गलतियों के ऊपर चुप कर जाएं। फिर यानी आप रोला डाली जाएं और बाकियों से आप ये तवक्को करें कि आपकी माजी की गलतियों पे बात ना की जाए। मैं तो ये कह रहा हूं कि आइंदा के लिए नहीं, हम तो ये कह रहा हूं कि आइंदा के लिए सब ये तहैया करें कि हमने सिर्फ वो किरदार अदा करना है जिसका तयन पाकिस्तान के आइन ने कर रखा है। एक ब्रेक लें, बात करते हैं फिर बात, क्योंकि पीएमएलएन ने हमेशा हमें ये कहा, जब मियां नवाज शरीफ साहब जिला वतन थे तो ये कहते थे बिल्कुल इदारों का रोल खत्म किया जाए, और जैसे ही आए इदारों के साथ शामिल हो गए और फिर वही शरारतें शुरू कर दी। और जब 2013 के इलेक्शन में फिर 2/3 अक्सरियत इनको दिलवा दी गई, बाकायदा मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं, मैं रिपोर्टिंग कर रहा था फील्ड में, असास इदारे इनको सपोर्ट कर रहे थे, किस तरह ये इलेक्शन जीते हैं बहुत बड़े पैमाने पे, आई नो। लेकिन उसमें पीएमएलएन को फिर इनके साथ डील की और फिर इन्होंने परवेज मुशर्रफ को एनआरओ दिया, पीएमएलएन ने अपना वादा पूरा करते हुए, और उनको पाकिस्तान से निकाला। जिस पे ये ताने देते थे पीपल्स पार्टी को, वही काम इन्होंने खुद किया और परवेज मुशर्रफ को पाकिस्तान से ईसीएल से नाम निकाल कर इन्होंने पाकिस्तान से बाहर भगाया, क्योंकि डील करके आए हुए थे। अब बात यह है कि आपको कितनी दफा एतबार करें कि आप पाकिस्तान में आइन और कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। अब परसेप्शन ये बनता जा रहा है कि आप सिर्फ अपनी हुक्मरानी चाहते हैं। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नादरीन। जी राजा यासिर हमैयूं साहब, क्या पीएमएलएन वाकई, क्या आपको लगता है या पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज ये चाहती हैं कि बिल्कुल आइन और कानून की हुक्मरानी हो जाए, कोई छेड़छाड़ ना हो, सीधे सीधे इलेक्शन, सीधा सीधा काम? देखिए जी, पहले तो मैं चौधरी साहब की एक बात का जवाब देना चाहता हूँ कि मैं कतन एक्यूज़ नहीं कर रहा कि वो कोई, मैंने पहले भी कहा था कि गद्दारी का कोई सर्टिफिकेट नहीं है, हम किसी को दे नहीं सकते ना, और वो एक कौमी लीडर है। सिर्फ क्योंकि मियाँ शहबाज शरीफ ने ऐसी कभी बात नहीं की, जरदारी साहब ने कभी ऐसी बात नहीं की, पीपल्स नहीं, जरदारी साहब ने ईंट से ईंट बजाई थी, लेकिन बड़ी वो मुख्तसर सी और मामला सी बात थी, उससे ज्यादा नहीं, मतलब खुल खुला के जैसे मरियम नवाज साहिबा करती हैं, कभी नहीं उन्होंने की। अलामती बात की थी उन्होंने मजबूरी तौर पे। देखे ना कि वो जब बीबी की शहादत हुई, उस वक्त जो मौका था उनके पास, तो वो चाहते तो वाकई ईंट से ईंट बजा देते। उस वक्त जरदारी साहब ने वाकई, और इलेक्शन लड़ने का फैसला बहुत बड़ा था। उन्होंने पाकिस्तान खपे का जो नारा लगाया था, उसके लिए आपको कदर तो करनी चाहिए ना। एग्जैक्टली ये जो बातें शहबाज शरीफ साहब नहीं करते, मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा, तो मरियम बीबी करती हैं, मियां नवाज शरीफ साहब ऐसी बातें करते हैं जो इतने बड़े लेवल पे वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उनको अब नहीं करनी चाहिए। ये मैं बात कर रहा था। और किसी भी, चाहे उनको जनरल फैज साहब से कोई गिला है तो वो प्राइवेटली फौज की लीडरशिप से किया जा सकता है। बहरहाल ये टीवी पे करने वाली बातें नहीं है, मैं ये समझता हूँ किसी को भी। और इसका
जो सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल सेट की वो पीपल्स पार्टी ने किया कि कभी कौमी मफाद के ख़िलाफ़ जो मर्जी जुल्म होते रहे, ज़्यादतियाँ होती रही, इन्होंने कभी मुल्क दुश्मनों के साथ जाके ये ऐसी जगह पे नहीं बोले जहाँ पे मुल्क को नुकसान होता हो। तो ये तो क्रेडिट देना चाहिए जिसको ड्यू है। नहीं अब देखें, पीपल्स पार्टी का ये मुझे पता है कि वो रब्ता करते हैं, वो इन्फॉर्मेशन लेते भी हैं, वो इन्फॉर्मेशन देते भी हैं और वो गिला भी पहुंचा देते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे लिमिट क्रॉस हो रही है या ठीक है ना, ये मामला दिस इज द राइट वे टू डू इट, और वो इसको पब्लिक नहीं करते। हाँ, तो यही तरीका और सालों के बाद भी नहीं करते। तो ये मैं तो इसी को लेकिन दूसरी तरफ पीएमएलएन ने, क्योंकि ये हालात ही नहीं देखे हुए कभी, पीपल्स पार्टी शायद इन हालात की आदी है बहुत पुरानी, तो उनके आसाब ज़्यादा मजबूत हैं। पीएमएलएन ने शायद ये हालात नहीं देखे जिस वजह से शैलापा वो जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मुंह से वो बातें कहना शुरू हो जाते हैं जो बाद औक़ात नॉर्मल वो पॉलिटिकल पार्टी ऐसा नहीं करती। दूसरी बात आप जो कर रहे हैं ना कि जी इदारे और इस्टेब्लिशमेंट बिल्कुल साइड पे बैठ जाए, दुनिया के किसी भी मुल्क में जो इस्टेब्लिश स्टेट्स होती हैं वहाँ पे एक रोल होता है इस्टेब्लिशमेंट का प्ले करने का, और इस्टेब्लिशमेंट सिर्फ फौज को नहीं कहते, उसमें और इदारे भी शामिल होते हैं, इवन पॉलिटिशियंस भी। वैसे तो इस्टेब्लिशमेंट आर्मी चीफ भी होते हैं, बाकी तो देखिए उसकी वजह पाकिस्तान की आप पर्टिकुलरली बात कर रहे हैं, यहाँ पे आर्मी एज एन इदारा ज्यादा मजबूत है, लेकिन जिन ममालिक में एक जमाने में पाकिस्तान में इदारे और थिंक टैंक्स काम करते हैं, वहाँ पे तो यूनिवर्सिटीज की वॉइस बड़ी तगड़ी होती है। पाकिस्तान नया बना था तब ब्यूरोक्रेसी का ज्यादा स्ट्रांग होल्ड होता था एस्टेब्लिशमेंट में, तो ये ओवर टाइम्स थोड़ा चेंज हो गया क्योंकि, लेकिन बहरहाल पॉइंट ये है कि आपका इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल होता है जो उसने प्ले करना होता है। अगर इस्टेब्लिशमेंट्स रोल अपने प्ले ना करें तो फिर वो हाल होता है जिस तरह मिडिल ईस्ट में कुछ रियासतों का हुआ है। तो इसलिए ये तो आप कतन डिमांड मेरा ख्याल है किसी की भी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जब आप एक मुल्क के मफादात के अंदर डिफाइंड लाइंस के अंदर खेल रहे हो तो इस्टेब्लिशमेंट को इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मैं एग्री करता हूँ, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पार्टीज़ के लिए होनी चाहिए। लेकिन अगर आप कोई ऐसा बयानिया लेके आ जाएं जिससे आपका नेशनल इंटरेस्ट मुतासर हो रहा हो तो फिर आप कतन ये नहीं कह सकते, ना फिर रोना रो सकते हैं जो कि ये रो रहे हैं मरीम नवाज साहिबा भी और नवाज शरीफ साहब भी। तो ये क्योंकि इस तरह की हरकतें ये करते रहे हैं, मैंने कहा अनफॉर्चुनेटली आप खुद देख लें कि जो जनरल फैज साहब के खिलाफ इंडियन चैनल्स बात कर रहे हैं वही मरीम नवाज साहिबा बात कर रहे हैं, वो कोट कर रहे हैं उनको। अनफॉर्चुनेटली तो ये है ना, देखें वो इनको कोट कर रहे हैं। हाँ, तो ये शैलरदा साहिबा, वी डोंट वांट इट। शैलरदा साहिबा देखें, ऐसा कभी नहीं हुआ कि अगर जरदारी साथ हैं पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट से तो हमदुल्ला मुहिब को बुला के उससे मुलाकात कर लेंगे। इस तरह की चीज़ें तो बहुत ज़्यादा गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन को जाहिर करती हैं, और इस तरीके से जब आप करते हैं एक बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि रोल तो सबके बड़े कॉम्प्रिहेंसिवली डिफाइंड हैं, और बेहतर ये है कि जिसका जो रोल है वो आइन के दायरे में है, और बेहतर है कि आइन के दायरे में रहा जाए। जब आइन का दायरा ब्रेक किया है, पाकिस्तान पीछे ही गया है 4 सालों चाहे 11 सालों, या ये कि आप किसी को सामने करके फिर प्ले कर रहे हो, तो आज भी पाकिस्तान बहुत पीछे जा रहा है। तो बेहतर यह है कि आइन ही के दायरे में काम किया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। अब देखिए, आपने ये बात की कि पाकिस्तान ने कभी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी ऐसा नहीं किया, तो ये हिस्ट्री है ना पाकिस्तान की, कि नज़र आता है कि आइन बनाने वाले को आइन फाड़ के जो है वो उसका जुडिशल मर्डर कर दिया गया, किरदार नज़र आ गया 2 इदारों का। फिर हमने बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखी जहाँ पर हमें सब कुछ नज़र आता रहा और जजेस ने फिर बाहर जाके फसाने लिखे। वज़ीर आज़म को एक ऐसी बात पे हटाया गया सेक्शन 5 के तहत जिस पे उसे हटाया नहीं जा सकता था, यूसुफ रज़ा गिलानी को। आज कहीं भी बैठे हों फवाद चौधरी, वो ये ज़रूर बोल सकते हैं गलत के 1 करोड़ नौकरियां दी, लेकिन ये नहीं बोल सकते कि यूसुफ रज़ा गिलानी को गलत हटाया गया था। तो हमारे साथ तो रहा है, लेकिन असल बात जो है वो सिर्फ यही है कि हम इदारों के दुश्मन नहीं हैं। हम जो शख्स किस इदारे में गलत किरदार अदा करता है हम उसको ज़रूर कहते हैं, हम फौज को बुरा नहीं कहते। लेकिन अयूब को, ज़िया को, परवेज मुशर्रफ को हम नहीं अच्छा ही कर सकते। हाँ, ठीक है, आप लोगों ने चैलेंज किया, ठीक है, कुछ भी होगा हम नहीं अच्छा कह सकते। ठीक है, आपने गुज़िश्ता चंद दहाइयों से स्पेशली आपने जनरल मुशर्रफ को और ज़ियाउल हक को आपने चैलेंज किया था। मैडम मुझे ये बताएं कि ये जो इमरान खान साहब ने कमीशन बनाया पंडोरा पेपर्स पे, आप क्या चाहते हैं कि किस तरह की इंक्वायरी हो, और उस तरह की इंक्वायरी के लिए प्रैक्टिकली देखें, मियाँ नवाज शरीफ साहब भी बहुत भाग रहे थे, कभी इधर कभी उधर, वो किसी चीज़ पे आ नहीं रहे थे, और फिर इमरान खान ने उनको मजबूर कर दिया
वो उस लेवल तक ले आया कि वो सुप्रीम कोर्ट चले गए, एहतजाज किए, कमीशन बनवाए, JIT बनवाई, वो सारा कुछ इमरान खान ने किया था, आपको याद होगा, और आप लोग उसमें सपोर्ट कर रहे थे कि ठीक है कानूनी रास्ता अपनाया जाए। अब आप लोग किस लेवल तक जाएंगे? नाउ यू आर ऑपोजिशन, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी तो पहली लिस्ट आई है, बहुत चीखें निकल गई हैं, और नैब को भी डिफरेंट वे में अब किया गया है कि सूबाई सतह पर क्या क्या किया जाए। तो अभी हम मज़ीद आने दें। हमारे यहाँ के जो लॉयर्स हैं माशाल्लाह, उनको चाहे चीफ जस्टिस हो, चाहे मियां नवाज शरीफ की पार्टी हो, चाहे कोई हो, उन्हीं को बुलाया जाता है और वो बेहतर डिसाइड करेंगे कि उन्हें किस तरह से चलना है। देखिए, कुछ चीज़ों में मैं भूल सकती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं ना जो कानूनी रास्ता भी हाँ, पार्टी के चेयरमैन को या पार्टी की लीडरशिप। लेकिन आप इस बात के हक में हैं कि इन लोगों का सख्त एहतसाब होना चाहिए, जो लोग पाकिस्तान से ये पैसा बाहर लेकर गए हैं। देखिए, मैं इन लोगों का क्या, मैं तो ये समझती हूँ कि एहतसाब तो एहतसाब है, और वो हर उस शख्स का होना चाहिए जिसको हम समझ रहे हैं कि वो, फिर वही बात हुई कि आइन और कानून के मुताबिक नहीं है और उसने कोई करप्शन भी की है। और इस वक्त तो पाकिस्तान 117 से 123 भी लगता है क्रॉस कर जाएगा। तो पाकिस्तान में तो इस वक्त बहुत ज़्यादा करप्शन है, और ऐसे ही तो नहीं हो रही। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ, बहुत सब लोग अपनी बड़ाइयाँ मार रहे होते हैं, लेकिन मैं एक फिर मिसाल दूंगी हामिद सईद काज़मी साहब की। हमारे हज मिनिस्टर थे, और आज़म सवाती साहब उस वक्त पता नहीं किस पार्टी में थे। एक तो ये बड़ा मसला है बहुत से लोगों के साथ कि उनकी पार्टी ढूंढनी पड़ती है किस वक्त कहाँ थे। तो वो कोर्ट गए थे, और उन्होंने कोर्ट में कुरान पे हलफ दिया था कि उनके पास सारे सबूत हैं, सब कुछ है। लेकिन मैं दोबारा से कहूँगी कि आज़ाद अदलिया है। यूसुफ रज़ा गिलानी का भी मामला हमने देखा, और फिर हमने ये भी देखा कि 4 साल तक बुलाया नहीं गया आज़म सवाती को। तो कोई गीदड़ सिंगी आज़म सवाती साहब के पास तो है कि वो कुछ भी कर लें। वो पता नहीं कितने 1 मिलियन का क्या दिया था उन्होंने, नोट दे दिया था, नोट ही दे दिया था पकड़ के। हाँ जी, और फिर भी कुछ नहीं हुआ था। बकायदा सिक्योरिटी पहुंच गई। नहीं, वैसे ये दौर PTI का नहीं था, पुराने दौर की बात है। मैं जरा चीमा साहब से, वो मैं बात कह रही हूँ, बहरहाल गलत तो था ना, आपने पटाया लोगों को, पूरी सिक्योरिटी पहुंची, और सिक्योरिटी में भी बैठे चीमा साहब, किसी भी बड़ी जगह पे बैठे हुए लोग को पता नहीं है कि कितना बड़ा नोट होता है कितना नहीं। तो हमारे ज़माने में बात कहाँ से कहाँ चली गई। हमारे ज़माने में हामिद सईद काज़मी गिरफ्तार हुए, 4 साल जेल में रहे, और फिर जब हमारी गवर्नमेंट चली गई, हम ऑपोजिशन में थे, मुकदमे सह रहे थे सब लोग। और क्योंकि हम जब ऑपोजिशन में होते हैं तो हमारे साथ यही होता है कि हमें मुकदमे सहने होते हैं, नई नई चीज़ें देखनी पड़ रही होती हैं। तो हामिद सईद काज़मी बरी हो गए। तो ये मिसाल होती है, ये नहीं होता कि उन्हें ठीक है। मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है, शराफा मेरे पास वक्त खत्म हो रहा है। मैं PMLN से पूछने दें कि इट्स टाइम टू एक्शन सर, ये एक्शन के लिए टाइम आ गया आपका। अब ऐसा नहीं होगा कि आप हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। पेंडोरा पेपर्स की सूरत में आपके हाथ में एक कड़ी लगी है, और आपको ये मामला मंतकी अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। उन लोगों को निशाने इबरत बनाना चाहिए जैसे इमरान खान ने आपके खिलाफ किया था। अब ये ऑपोजिशन का यही काम होता है कि ऐसी चीज़ आए तो उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाए। जब अपोजिशन जोर लगाती रहेगी तो रफ्ता रफ्ता इस मुल्क से करप्शन खत्म हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। इमरान साहब, पहली गुजारिश ये है कि ये पनामा पेपर्स में जब नाम आए, आपको पता है तकरीबन 450 के करीब अफराद थे जिनके नाम आए, लेकिन बदकिस्मती से सिर्फ एक शख्स को टारगेट किया गया जिसका नाम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है, और उनको भी बिल आखिर पनामा में नहीं, वहाँ कुछ नहीं मिला तो अकामा में उनको यह है कि डिस्क्वालीफाई करवाया गया, सजा दिलवाई गई। बात यह है कि अगर ये पिछले 3 साल में अगर ये वाकई मुखलिस होती हुकूमत, कमिटेड होती और सिंसियर होती, तो 450 अफराद जो थे, क्या उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी ना होती, कोई इन्वेस्टिगेशन? वो बहुत बुरे हैं, आपने क्या करना है? 450 में से किसी के खिलाफ पिछले 3 साल में। अच्छा, अब यह है कि अब जो अब आया है, ये देखें जो पेंडोरा पेपर्स में आए नाम, देखें मेरी गुजारिश ये है कि ये बात सही है कि नाम आने का मतलब ये नहीं है कि कोई वो मुजरिम साबित हो गए हैं। इंक्वायरी होनी चाहिए, बिल्कुल अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, खा किसी पार्टी से उनका ताल्लुक हो जिनके नाम आए हैं, किसी अदारे से ताल्लुक हो, इंक्वायरी होनी चाहिए। और उसके लिए मैं तजवीज़ देता हूँ इमरान साहब, तजवीज़ ये है
कि आप उन लोगों पे मुश्तमिल कोई कमेटी बनाएं, कोई कमीशन बनाएं जिन पे कौम का इत्मीनान हो। और उसके लिए मेरी तजवीज़ ये है कि वो लोग देखें, वो आला अदलिया के जज जिन्होंने पीसीओ के तहत हलफ उठाने से इनकार कर दिया था, उनको ले लें, लोगों पे उनसे मुश्तमिल करवा दो लें। हो, लेकिन चार हो, छह हो। एक सवाल है, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया सर। एक चीज़, कोई लायामल आपकी क़यादत बैठ के दे देना कि ये करना है, और उसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए फिर हुकूमत के नाक में दम करें ताकि एहतसाब शुरू हो। अब घर बैठ के चुप करके आइडियाज़ देके तो काम नहीं होगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा नाज़रीन, कल मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।